लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एग्जाम में पिछले क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज मत करना। पिछला जो क्वेश्चन है याद रखना, वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है। दिख रहा है डिक्लेरेशन, ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड है। बच्चे मिक्सअप कर रहे थे एग्जाम में। तो पहला मेरा एडवाइस कि ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड का क्वेश्चन है, तो पेमेंट का यही आंसर लिखना। डिक्लेरेशन का रहेगा तो जो पिछले वीडियो में जो बताया था वो डिक्लेरेशन, ये पेमेंट है। तो लेट अस स्टार्ट कि कंपनी के लिए कायदे क्या है जब वो डिविडेंड पे करती है। कायदा नंबर 1 कि तुम डिविडेंड सिर्फ कैश में दे सकते हो, वस्तु नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल हीरो होंडा या हीरो कंपनी है या होंडा कंपनी है, तो ऐसे नहीं बोल सकते शेयर होल्डर्स को कि भाई ये हीरो की बाइक ले लो, CD 100 या स्प्लेंडर ले लो। द आंसर इज नो, नॉट पॉसिबल। तुम काइंड में नहीं दे सकते। नाउ ये जो कैश बोला गया है, कैश डज नॉट मीन कि रोकड़ा तुमको दे रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर भी कैश ही माना जाएगा। नंबर 2, डिविडेंड में बी पेड बाय चेक और वारंट और बाय एन इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर। प्लीज नोट, चेक, जो डिविडेंड, चेक तो कंपनी देती नहीं है। डिविडेंड वारंट होता है, एक चेक का एक परफोरेशन रहता है, उसको डिविडेंड वारंट बोलते हैं। वो पोस्ट से तुम्हारे घर पे आता है, साइड का फाड़ने का मतलब कागज तो उसमें लिखा रहेगा नंबर ऑफ शेयर। ये जो चेक है बैंक में जाकर जमा करने का। बट बेटा ये 10-15 पहले साल का था। डिविडेंड चेक, डिविडेंड वारंट दोनों का जमाना चला गया। इस जन्म शायद वापस आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही तुमको ऑटोमेटिक डिविडेंड आ जाता है। आने के बाद 24 घंटा, 48 घंटा, एक एक हफ्ता तक तुमको फिर बाद में मेल आ जाता है कि डिविडेंड तुम्हारे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे चेक क्यों बंद हो गया है, डिविडेंड वारंट क्यों बंद हो गया है? छापने का कॉस्ट, पोस्ट का कॉस्ट, कवर में डालने का कॉस्ट, कुरियर चार्जेस, तुमको मिलने का कॉस्ट, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन की बैंक में जाकर लाइन में खड़े रहो, पेन स्लिप भरो, ये सब झंझट मेरे टाइम में था। आजकल कोई भी चेक डिविडेंड वारंट से भेजता नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। सिर्फ ईमेल थोड़ा सा लेट आता है, वो भी आरबीआई तो इसमें वर्क कर ही लेगा। उसके बाद ज्वाइंट होल्डर्स, याद रखो कि शेयर होल्डर्स ज्वाइंट नाम पे है, मिस्टर ए मिस्टर बी, दो जन के नाम पे है। तो क्वेश्चन ये आता है कि चेक सपोजिटली 100 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, तो दोनों, एक को 50 दिया जाए, दूसरे को 50 के, पहले को 100 दूसरे को 100। कायदा बहुत क्लियर है। कंपनी के रजिस्टर और मेंबर्स में दोनों का नाम होगा, पहला दूसरा। पहला किसका नाम है? ए, तो ये जो चेक है या ऑनलाइन ट्रांसफर है पहले को जाएगा। सो याद रखो, जब जॉइंट शेयर होल्डर्स है, दो या ज्यादा नाम पे है, तो पहले के नाम पे डिविडेंड जाएगा, अनलेस शेयर होल्डर्स, जॉइंट शेयर होल्डर्स ने इन राइटिंग दिया कि दूसरे को दो। तो जिसका नाम पहले होगा उसको ऑनलाइन ट्रांसफर, या तो डिविडेंड वारंट, चेक जो मैंने बताया था, चेक का जो परफोरेशन रहता है, कॉर्नर का हिस्सा फाड़ा जाता है, चेकबुक नहीं, वो चेक का एक छोटा सा रहता है जो फाड़ के बाकी का चेक तुम जाके बैंक में जमा कर दो, लेकिन वो जमाना चला गया है। सो जॉइंट शेयर होल्डर रहेगा तो पहले के नाम पे ट्रांसफर होगा। कंपनी हिसाब नहीं करते बेटे कि इसका आधा इसका आधा, पहले के नाम पे भेज दो, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया 30 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, तो 5 तारीख के अंदर बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दो। 30 सितंबर के बाद 5 दिन के अंदर, और 30 सितंबर के बाद 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर को पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है। सो डिविडेंड मस्ट बी पेड टू द शेयर होल्डर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन नहीं, शेयर होल्डर्स का डिक्लेरेशन के बाद 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर्स को पैसा मिल जाना चाहिए। डिविडेंड सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को दिया जा सकता है, अनजान इंसान को नहीं। और उसमें भी तुमको तो कायदा पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को आखिरी में दिया जाएगा। रेसिडुअल प्रॉफिट, सपोजिटली 60,000 कमाया, 20,000 प्रेफरेंस को दिया, बाकी बचा 40,000, उतना या उसमें से कम जो भी डिविडेंड दिया जाएगा किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पिछला 1 या 2 या 3 साल डिविडेंड नहीं दिया था, तो पूरा का पूरा पिछले साल का या उसके पिछले साल का डिविडेंड दो, इस साल का डिविडेंड दो प्रेफरेंस को, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी डिविडेंड बाकी था पिछले साल का और इस साल का पूरा दे दो। फिर बचेगा प्रॉफिट तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो।
जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्यूमुलेटिव हिस्सा या इस साल का हिस्सा तुम नहीं देते, तब तक तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो सीधा हिसाब है, डिपॉजिट जो एक रजिस्टर है, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी मतलब इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक तुम्हारा मोबाइल नंबर रहता है, वैसे डिपॉजिटरी में तुम्हारा डीपी नंबर रहेगा, उसमें तुम्हारा सब डिटेल आ जाएगा। तो जो भी बेनिफिशियल होल्डर है, जिसका भी नाम उस डीपी में है कि ये शेयर का मालिक है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स ट्रांसफर होगा। ठीक है ना। और फिजिकल फॉर्म में तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, लेकिन ये जमाना चला गया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का। डिफॉल्ट याद रखो, यदि डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट किस चीज का हो सकता है कि डिक्लेरेशन के बाद 5 दिन के अंदर पैसा बैंक में ट्रांसफर नहीं हुआ, या डिक्लेरेशन के बाद 30 दिन के अंदर ये तो डिविडेंड नहीं दिया। यदि ये सब डिफॉल्ट होता है, जैसे ही 30 दिन खत्म होता है, डिक्लेरेशन के बाद 30 डेज के अंदर तुमको डिविडेंड पे करना है। 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं पे किया तो डायरेक्टर्स को, कंपनी तो जवाबदार है ही, सीधी बात है, डायरेक्टर्स भी पर्सनली जवाबदार है। 40,000 का डिविडेंड है, 30 सितंबर के बाद 30 दिन, दैट इज 30 अक्टूबर तक टाइम है कंपनी को डिविडेंड पे करने का। उसमें भी 5 दिन का टाइम है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का। 30 तारीख तक डिविडेंड नहीं दिया तो 30 तारीख के बाद 12% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। ठीक है ना। और इसमें फाइन भी है, पेनल्टीज भी है। ये सब डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी, ऑफिसर्स और कंपनी जवाबदार मानी जाएगी। लेकिन 99.99% केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जरा सा डिले हो गया तो शेयर बाजार में शेयर का दाम क्रैश हो जाएगा। शेयर बाजार में शेयर का दाम क्रैश हो जाएगा तो कंपनी की संपत्ति कम हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं करते कंपनी। और डायरेक्टर्स का नाम खराब होता है, भविष्य में दूसरी जगह डायरेक्टरशिप नहीं मिल सकता, सेबी रोक लगा सकती है, कितने सारे कायदे लागू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो डिफॉल्ट लगभग इसमें कोई नहीं करता, डर के मारे, क्योंकि 12% का ब्याज प्लस डायरेक्टर की नौकरी जा सकती है इसमें, कारण बताओ नोटिस आ सकता है, सब शेयर होल्डर्स चिल्लाएंगे, शेयर बाजार में हल्ला हो जाएगा, सेबी छोड़ेगा नहीं, सब के सब लोग डायरेक्टर्स के पीछे पड़ जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं। ठीक है, ये कायदे तुमको पॉइंट बाय पॉइंट एग्जाम में लिखना है। हालांकि तुम इसको 5वें पॉइंट को और 2-3 पॉइंट में 10 पॉइंट लिखना चाहिए, 5वें पॉइंट को और 2-3 पॉइंट में तुम स्ट्रेच कर सकते हो। इधर भी 6वें पॉइंट को फिजिकल फॉर्म में तो 2 पॉइंट में स्ट्रेच कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।